नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 प्रश्नों का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको 18 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी हेडिंग को बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि हेडिंग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम पॉइंट्स बोलते हैं। दोस्तों पॉइंट्स का यूज किए बिना किसी भी हेडिंग को बनाना संभव नहीं है। जो भी हेडिंग बनाया जाता है उसके अंदर पॉइंट्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला आपका जो पॉइंट है, आपका पहला पॉइंट है परिचय। दोस्तों परिचय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी भी प्रश्न के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर परिचय लिखने के लिए देता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों परिभाषा। परिचय की तरह परिभाषा भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आपको 18 पॉइंट बताऊंगा सभी पॉइंट्स आपका महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों प्रस्तावना या भूमिका। उसके बाद चौथा पॉइंट है दोस्तों जीवन परिचय या जीवन चरित्र। पांचवा पॉइंट है दोस्तों संबंध। उसके बाद छठा पॉइंट है दोस्तों प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य या कार्यों का उल्लेख। उसके बाद सातवां पॉइंट है दोस्तों रचना या कृतियाँ। उसके बाद आठवां पॉइंट है दोस्तों कला एवं संस्कृति। उसके बाद नौवां पॉइंट है दोस्तों उपलब्धि या उपलब्धियों का वर्णन। उसके बाद 10वां पॉइंट है दोस्तों प्रमुख घटनाएं। 11वां पॉइंट है दोस्तों साम्राज्य या राज्य या साम्राज्य विस्तार या राज्य विस्तार। उसके बाद 12वां पॉइंट है दोस्तों राजनैतिक स्थिति या राजनैतिक कारण। उसके बाद 13वां पॉइंट है दोस्तों सामाजिक स्थिति या सामाजिक कारण। 14वां पॉइंट है दोस्तों धार्मिक स्थिति या धार्मिक कारण। 15वां पॉइंट है दोस्तों आर्थिक स्थिति आर्थिक कारण। उसके बाद 16वां पॉइंट है दोस्तों आपका आलोचना। और 17वां पॉइंट है दोस्तों निष्कर्ष। 18वां पॉइंट है दोस्तों पतन या पतन के कारण। तो दोस्तों ये 18 पॉइंट्स हो गए जो मैं आपको बता दिया। दोस्तों ये 18 पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनमें से 10 या 12 पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रश्न का हेडिंग बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। दोस्तों अब हम लोग 5 प्रश्नों का हेडिंग बना करके देखते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों पहले से ही मैं 5 प्रश्नों को नोट कर लिया हूँ ताकि आपका टाइम बचे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विकास का वर्णन कीजिए। दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्नों का हेडिंग बना करके सीखेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न, दोस्तों देखिए, किसी भी प्रश्न का अगर आपको उत्तर लिखना है यानी हेडिंग लिखना है तो उस प्रश्न को आप 2 से 4 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो उस प्रश्न का हेडिंग उस प्रश्न से ही निकल जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, आपका ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए। तो सबसे पहले तो आपका मानव भूगोल परिभाषा हो गया, यानी मानव भूगोल आपका हेडिंग हो गया, और परिभाषा देना है तो ये आपका हेडिंग हो गया परिभाषा। यानी मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विकास का वर्णन करना है, यानी कि सबसे पहले आपको मानव भूगोल के बारे में बताना है, इसका परिभाषा भी देना है, उसके बाद इसके विकास के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हेडिंग लिखते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है और सीखना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का हेडिंग लिखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों इसका परिभाषा। तो हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे इसका परिभाषा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ इसका पहला हेडिंग हो जाएगा आपका, पहला हेडिंग हो जाएगा आपका परिभाषा। पहला हेडिंग हो गया आपका परिभाषा। उसके बाद दोस्तों इसका दूसरा हेडिंग क्या होगा, तो दूसरा हेडिंग देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, दूसरा हेडिंग हो जाए आपका मानव भूगोल की परिभाषा। परिभाषा तो हम पहले लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे मानव भूगोल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मानव भूगोल। तो दूसरा हेडिंग दोस्तों आपका हो जाएगा मानव भूगोल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दूसरा हेडिंग हो जाएगा आपका मानव भूगोल। ये आपका दूसरा हेडिंग हो गया। उसके बाद से दोस्तों हम तीसरा हेडिंग देखेंगे। तीसरा हेडिंग क्या है, तो इसके अंदर दोस्तों तीसरा हेडिंग आपका क्या दिख रहा है, तो तीसरा हेडिंग आपको इसमें पूछा जा रहा है कि इसके विकास का वर्णन करना है, यानी मानव भूगोल की परिभाषा देना है और इसके विकास का वर्णन करना है। तो हम दोस्तों यहाँ पे तीसरा हेडिंग हमको मिल गया विकास। तो इसको बनाकर कैसे लिखेंगे, तो इसको बना करके इस तरीके से लिखेंगे, मानव भूगोल का विकास एवं उद्भव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों तीसरा हेडिंग, इसको लिखेंगे मानव भूगोल। दोस्तों हेडिंग को बना करके भी लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप सेम लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मानव भूगोल का विकास, हम यहाँ पे लिखेंगे मानव भूगोल का विकास एवं उद्भव। इस तरीके से हम इसका तीसरा हेडिंग हो गया दोस्तों, मानव भूगोल का विकास एवं उद्भव। अब दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि अब हम इसके अंदर क्या बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके अंदर आपको एक प्रश्न के अंदर कम से कम आपको 7 से 8 हेडिंग लिखना होता है। अगर आप 7 से 8 हेडिंग के अंदर उसका उत्तर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होते हैं आपको पूरा नंबर देंगे। तो इसके अंदर दोस्तों 3 हेडिंग तो हो गया हमारा, पहला हो गया परिभाषा, दूसरा हो गया मानव भूगोल और तीसरा हो गया मानव भूगोल का विकास एवं उद्भव। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अब ये क्या पूछ रहा है। तो मानव भूगोल हम लिख दिए, परिभाषा लिख दिए, उसके इसका विकास और उद्भव लिख दिए। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों अब इसके अंदर हम बना के लिखेंगे। तो अब इसके अंदर दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसके विकास के बारे में वर्णन करने के लिए बोला है। देखिए यहाँ पे कहा है वर्णन कीजिए। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषताएं, क्योंकि मानव भूगोल की विशेषताएं लिख सकते हैं क्योंकि इसके विकास का वर्णन करने के लिए बोला है। तो दोस्तों चौथा हेडिंग हम लिखेंगे मानव
मानव भूगोल की विशेषताएं। हम यहाँ पे मानव भूगोल की विशेषताएं लिखेंगे। तो दोस्तों हम लोग मानव भूगोल की विशेषताएं लिख लिए। उसके बाद से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर अब क्या पूछ रहा है। अब मानव भूगोल की विशेषताएं हो गया। अब अगला हेडिंग जो है हम क्या बनाएंगे, अगला हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, देखिए मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विकास का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग मानव भूगोल का किससे संबंध होता है, संबंध के बारे में देखेंगे कि मानव भूगोल किससे संबंधित है, यानी जो मानव का भूगोल होता है ये किस किस से संबंधित होता है। तो हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का संबंध। तो यहाँ पे हम 5वां हेडिंग बना करके लिखेंगे मानव भूगोल का संबंध। हम यहाँ पे मानव भूगोल का संबंध लिखेंगे, हमारा 5वां हेडिंग हो गया। दोस्तों 5 हेडिंग हम लिख दिए। उसके बाद हम दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि और हम क्या लिख सकते हैं बना के। तो दोस्तों मानव भूगोल का संबंध हो गया। तो मानव भूगोल का अगर संबंध है तो मानव भूगोल का क्षेत्र भी तो होना चाहिए ना, कि किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। जो मानव भूगोल है यानी मानव भूगोल जो है वो किस किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो हम इसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम 6ठा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का क्षेत्र। यहाँ पे हम लिखेंगे मानव भूगोल का क्षेत्र। हम यहाँ पे मानव भूगोल का क्षेत्र भी लिखेंगे, क्योंकि हम मानव भूगोल का संबंध लिखे हैं और मानव भूगोल का क्षेत्र भी लिख देंगे। तो दोस्तों आपका 6 हेडिंग हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम और कुछ नहीं बना सकते, ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, जितना बनने लायक होता है उतना ही बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब इसमें से कुछ नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो 7वां हेडिंग हमारा हो जाएगा निष्कर्ष। यहाँ पे हम लिख देंगे निष्कर्ष। दोस्तों आपका ये 7 हेडिंग बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी प्रश्न का जो है कि हेडिंग बना सकते हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा था, ध्यान से समझिए। प्रश्न पूछा था मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विकास का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला हेडिंग हम क्या बनाए हैं, ध्यान से देखिए। पहला हेडिंग हम लिखे हैं परिभाषा, क्योंकि परिभाषा लिखने के लिए बोला, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये बोला है परिभाषा लिखने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं परिभाषा। उसके बाद बोला है मानव भूगोल, तो हम यहाँ पे मानव भूगोल के बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि परिभाषा तो हमारा हो गया। अब दोस्तों ये प्रश्न में बोल रहा है मानव भूगोल, तो मानव भूगोल यहाँ पे बोल रहा है, तो हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे मानव भूगोल। उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विकास का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे विकास पूछ रहा है, विकास के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मानव भूगोल का विकास एवं उद्भव। दोस्तों देखिए प्रश्न के अंदर जो भी पूछता है उसके अंदर कुछ आपको अलग से भी जोड़ना पड़ता है। जैसे इसके अंदर हम लोग जोड़े हैं मानव भूगोल, तो मानव भूगोल का विकास एवं उद्भव, ये आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद चौथा हेडिंग हम लोग का लिखे हैं मानव भूगोल की विशेषताएं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जितना दिया था प्रश्न में उतना हेडिंग हम लोग बना दिए। अब इसके अंदर कोई नहीं दिख रहा है हेडिंग बनाने के लिए, तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट्स जोड़ेंगे। दोस्तों जो भी 18 पॉइंट्स बताए हों, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का हेडिंग बिना देखे बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, चौथा हेडिंग मानव भूगोल की विशेषताएं, क्योंकि मानव भूगोल जो है इसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होगी, तो हम अगला हेडिंग लिख देंगे मानव भूगोल की विशेषताएं। उसके बाद इसके अंदर और कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वर्णन करने के लिए बोला है, ध्यान दीजिए, वर्णन करने यानी व्याख्या करने के लिए बोला पूरा विस्तार से, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे मानव भूगोल का संबंध, ठीक है, मानव भूगोल का संबंध लिखेंगे। और अगला हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का क्षेत्र, क्योंकि अगर मानव भूगोल का संबंध है, मानव भूगोल की विशेषताएं हैं, तो मानव भूगोल का क्षेत्र भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे मानव भूगोल का क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों इतना हेडिंग लिखने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे निष्कर्ष, क्योंकि किसी भी प्रश्न का निष्कर्ष हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे निष्कर्ष। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या किए, हम लोग पहले प्रश्न का जो हेडिंग लिख लिए मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विकास का वर्णन कीजिए। तो हमारा 6 हेडिंग बन गया, परिभाषा, मानव भूगोल का विकास एवं उद्भव, मानव भूगोल की विशेषताएं, मानव भूगोल का संबंध, मानव भूगोल का क्षेत्र और निष्कर्ष। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न का हेडिंग हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न का हेडिंग देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न है वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले ये वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो पहला हेडिंग आपका हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा यहाँ से यहाँ तक आपका पहला हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद मुख्य उद्देश्य दूसरा हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम वर्तमान शिक्षा के बारे में लिखेंगे कि वर्तमान शिक्षा की क्या स्थिति है। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में क्या अंतर है। तो इस तरीके से हम बना के हेडिंग लिखेंगे। तो आइए देर न करते हुए जो है कि हेडिंग लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न का हम लोग हेडिंग लिखेंगे। पहला हेडिंग हमारा दोस्तों हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहला हेडिंग हम इसके अंदर लिखेंगे। दोस्तों देखिए इसके अंदर हम डायरेक्ट जो है कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका हेडिंग नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे या तो इसका परिचय लिख सकते हैं, या हम भूमिका लिख सकते हैं, या प्रस्तावना लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम भूमिका लिख सकते हैं, भूमिका लिखेंगे इसके अंदर। तो पहला हेडिंग हो गया दोस्तों हमारा भूमिका। ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
पहला हेडिंग हमारा हो गया भूमिका। दोस्तों देखिए, भूमिका हो गया, प्रस्तावना हो गया या परिचय हो गया, तीनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा भूमिका लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हेडिंग क्या बनाएंगे, तो दोस्तों देखिए दूसरा हेडिंग कह रहा है वैदिक कालीन शिक्षा। तो दूसरा हेडिंग हम यहाँ से और यहाँ तक बनाएंगे, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पहले लिखेंगे, उसके बाद इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। तो दूसरा हेडिंग हम बनाएंगे, इसका दूसरा हेडिंग हमारा हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा, हमारा दूसरा हेडिंग हो गया वैदिक कालीन शिक्षा। दूसरा हेडिंग हमारा वैदिक कालीन शिक्षा हो गया। उसके बाद तीसरा हेडिंग हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। उसके बाद तीसरा हेडिंग हमारा हो जाएगा शिक्षा के मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, वैदिक कालीन शिक्षा हमारा हो गया दूसरा हेडिंग। अब वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो तीसरा हेडिंग हम लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हमारा क्या हो गया, तीसरा हेडिंग हो गया दोस्तों। उसके बाद चौथा हेडिंग हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब चौथा हेडिंग हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, तो चौथा हेडिंग दोस्तों हमारा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वे हमारे, ये देखिए पहला हेडिंग आपका हम लोग भूमिका लिख लिए। देखिए पहला हेडिंग तो हमारा भूमिका हो गया इसके अंदर। उसके बाद दूसरा हेडिंग लिख लिए वैदिक कालीन शिक्षा, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, देखिए यहाँ से और यहाँ तक वैदिक कालीन शिक्षा तो हम लिख लिए, वैदिक कालीन शिक्षा दूसरा हेडिंग हो गया। उसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य यहाँ से यहाँ तक हमारा तीसरा हेडिंग हो गया, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। थोड़ा और इधर कर देता हूँ, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हमारा तीसरा हेडिंग हो गया। अब चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे उसको ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे प्रश्न को क्या पूछ रहा है, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों वर्तमान शिक्षा के बारे में पूछ रहा है, हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। तो अब हम लोग लिखेंगे वर्तमान शिक्षा, यानी हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा वर्तमान हमारे देश की। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे इसको बना के, हमारे देश की वर्तमान शिक्षा, हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, चौथा हमारा हेडिंग हो गया हमारे देश की वर्तमान शिक्षा। अब दोस्तों हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि वर्तमान शिक्षा हम लिख लिए, यहाँ पे पहले इसको ट्रिक कर लेंगे, हम यहाँ पे वर्तमान शिक्षा भी लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या पूछ रहा है, हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पूछ रहा है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है ये वर्तमान शिक्षा के लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा के जो लाभ है हानि है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद वर्तमान शिक्षा के जो लाभ या हानि है उसके बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए प्रश्न को आप अपने अनुसार से बना करके लिख सकते हैं, उसका हेडिंग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 3 से 4 पेज लिखना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे, पांचवा हेडिंग हम लोग लिखेंगे कि दीर्घ वैदिक कालीन शिक्षा के हानि एवं लाभ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि, यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके क्या लाभ थे और क्या हानि थी उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा का लाभ हानि हो गया। अब हम लोग वर्तमान शिक्षा के लाभ और हानि क्या है, तो वर्तमान शिक्षा के लाभ और हानि के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, छठा हमारा हेडिंग हो जाएगा वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि। हमारा अगला हेडिंग हो गया वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि। इस तरीके से हम इसको बना करके लिख सकते हैं। तो हमारा वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि हो गया, वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि हो गया। अब सातवां हमारा हेडिंग क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। अब सातवां हेडिंग दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसके बारे में पूछ रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा की जो है उपयोगी सिद्ध होगा कि नहीं होगा इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा की क्या उपयोगिता है तभी तो वर्तमान शिक्षा के लिए उपयोगी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सातवां हेडिंग हम लोग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता। ये दोस्तों हमारा हो गया सातवां हेडिंग, वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगला हेडिंग बना सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता क्या थी उस समय। उसके बाद दोस्तों हम आठवां हेडिंग बनाएंगे, इसके अंदर हम आलोचना भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर वैदिक कालीन शिक्षा भी है और वर्तमान शिक्षा भी है, तो दोनों शिक्षा है। तो हम यहाँ पे आलोचना लिख सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आलोचना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आलोचना आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अंदर आप कम से कम 7 से 8 लाइन लिख दीजिएगा आलोचना। तो इस तरीके से आपका 8वां हेडिंग हो गया। और अगला हेडिंग दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, अब तो इसके अंदर कोई हेडिंग बन नहीं सकता है, तो इसके अंदर दोस्तों अगला हम लोग लिख देंगे निष्कर्ष। और निष्कर्ष में दोस्तों हम अपने मत से जो भी हमें याद होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में सभी को मिला करके निष्कर्ष के बारे में लिख देंगे। तो दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हम लोग 9 हेडिंग बना लिए। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग बना दिए भूमिका, भूमिका लिख दिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ से यहाँ तक वैदिक कालीन शिक्षा, तो वैदिक कालीन शिक्षा लिखिए, तो यहाँ पे हम लोग बना दिए वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा हेडिंग हो गया। उसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, तीसरा हेडिंग है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। उसके बाद चौथा हेडिंग हम लिख देंगे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा, क्योंकि हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे बना करके वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए, तो हम वर्तमान शिक्षा के बारे में भी लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 5वां हेडिंग हम बना सकते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के लाभ एवं हानि, और 6वां हेडिंग बना देंगे वर्तमान शिक्षा के लाभ एवं हानि, और 7वां हेडिंग बनाएंगे वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता, क्योंकि उपयोगिता क्या थी इसके बारे में हम लिखेंगे, और 8वां हम लिखेंगे आलोचना, और लास्ट में लिख देंगे निष्कर्ष। तो हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप हेडिंग लिख लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का भी हम लोग हेडिंग लिख लिए। अब दोस्तों जो भी आपका 3 प्रश्न बच रहा है, 2 प्रश्न हम लोग जान लिए, 3 प्रश्न जो बच रहा है, इन 3 प्रश्नों का जो हेडिंग मैं दूसरे वीडियो के अंदर बना के बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आज जो 3 आपका क्वेश्चन बच रहा है, जो 3 क्वेश्चन और बच रहा है, इन 3 क्वेश्चन का हेडिंग मैं दूसरे वीडियो के अंदर बना के बताऊंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तीनों क्वेश्चन के हेडिंग के साथ। थैंक यू दोस्तों।